डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजी में पिछले वीडियो में ये ब्लड चैप्टर हेडिंग दिया था। उसमें हम दोहरा रहे हैं इसको रेट्रोस्पेक्ट के रूप में, और उसकी अगली कड़ी है जो उसमें हमने चर्चा किया था। ब्लड एक कनेक्टिव संयोजी ऊतक है जो कोलाइड के रूप में रहता है। कोलाइड का क्या मतलब होता है? वैसा घोल जिसके कण जो है उसका 10⁻⁻⁵ से -7 cm से कम होता है, जिस कारण वो छन्नापथ कर छना नहीं पाता है, यानी नीचे प्रेसिपिटेट नहीं होता है। नीलम में चर्चा किया था। तो ब्लड की विस्कोसिटी जो होती है 4.5 टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब वह पानी से 4.5 गुना चिपचिपा होता है। समान ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। तो एक रफली एरिया है मानव में, लेकिन वो बॉडी के वेट का ये वेरियस 7% होता है, 85। सब हमने चर्चा किया था। ब्लड के कंपोनेंट का हेडिंग दिया था। तो ब्लड हैविंग 2 कंपोनेंट, एक प्लाज्मा एक ब्लड सेल्स। इसको ब्लड कर्पस रक्त कण कहा जाता है। प्लाज्मा जो है तरल भाग है, जबकि ठोस भाग रक्त कण है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जिसको लगते हैं हेमोक्रीट कहते हैं। सब पिछले वीडियो में प्लाज्मा का 92% वाटर होता है, और शेष जो होता है ठोस के रूप में होता है 7%। वो सब चर्चा कर लिया था उसमें। अब आरबीसी की ब्लड सेल्स में आरबीसी की चर्चा की थी। तो आरबीसी जो होता है आरबीसी में न्यूक्लिएटेड होता है मानव में, लेकिन स्तनधारी होते हुए ऊंट का लामा का जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है। ये सब चर्चा हम कर चुके थे, सब लास्ट तक ये हुआ था। अब उसमें एक चर्चा था, ये आरबीसी जो होता है लाल रक्त कण जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट से लेके बना है, हेमी प्लस ग्लोबिन। हेमी में जो है आयरन पिगमेंट, माने उसका रंग जो लाल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन 2 घटक से बना होता है। एक होता है हेमी प्लस ग्लोबिन। हेमी जो है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ग्लोबिन जो है सो वो एक प्रकार का प्रोटीन है। उसमें से 96% ग्लोबिन ही रहता है, और 4% जो होता है हेमी रहता है। ये सब कुछ बहुत इतना आपको ज़रूरत है नहीं। हेमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का रंग जो होता, मानव के रक्त का रंग लाल होता है। और पूछा था इसमें 30 सितंबर को जो बीपीएससी का पीटीओ अर्थवर्म का रंग सफ़ेद जो होता है कछुआ को, उसका क्यों उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। इसी तरह जो आप मोलस्क में देखिएगा, जैसे घोंगा शिप्स हुआ, उसमें हेमोग्लोबिन के जगह पर हेमोसाइनिन होता है, जिस कारण उसका लाइट येलो या ब्लू कलर का उसका रंग होता है। उससे रिलेटेड चीज़ हमने सब डिस्कस कर दिया है। तो आरबीसी अब जो उसके साथ जो आता है डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ब्लड कैसे क्लॉट करता है, तब हम लोग ब्लड ग्रुप जानेंगे। तब ब्लड ग्रुप के बाद एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है शरीर में, ये सब इसी कड़ी में। और जो जितना संभव है हम कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग पहले तो ब्लड सेल्स हमने एक पढ़ा है आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी अब प्लेटलेट्स पढ़ते हैं, तब ब्लड क्लॉट कैसे करता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब दूसरा जो आपका रेड ब्लड है, सॉरी ब्लड कर्पल्स जिसको रक्त कण कहते हैं, वो डब्ल्यूबीसी है। व्हाइट ब्लड कर्पल्स जिसको श्वेत रक्त कण या रुद्राणु भी इसको बोलते हैं। तो श्वेत रक्त इसको जो कहता है, मतलब मिलिट्री फोर्स ऑफ बॉडी। मिलिट्री का क्या काम है? सुरक्षा देना। तो ये ब्लड सेल्स में ये सुरक्षा का काम ये करता है, ये समझ गए। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है ये न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लिएटेड मीन्स मतलब इसमें केंद्रक होता है। और आरबीसी में क्या था? इन्यूक्लिएटेड था। आप बाद में कैमल और लामा ने बता दिया है, क्वेश्चन सब आता है। तो नहीं, इसका केंद्रक जो होता है ये, यह अभी जो बंद इसका
टेक्निकली वो क्या था, इरिथ्रोसाइट था। आरबीसी को अपने वैज्ञानिक रूप में टेक्निकली इरिथ्रोसाइट्स कहा था। यहाँ ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है ल्यूकोसाइट्स है। साइट्स का अर्थ होता है सेल उसका, तो ये ल्यूकोसाइट इसको कहते हैं। जब वह बनता है बोन मैरो में, तो ये भी इसका जो होता है फॉर्मेशन इन बोन मैरो, अस्थि मंजा जिसको कहते हैं। जब बोन मैरो में वो भी बनता है और डिस्ट्रॉय स्प्लीन में होता है। ये जो डिस्ट्रॉय करता है वो लाइसोसोम में होता है, जिसको आत्महत्या की थैली कहती है। जब वो बोन मैरो में बनता है तो उसको अपने क्या कहा था, इरिथ्रोपोएसिस। ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ WBC is termed as ल्यूकोपोएसिस। वो क्या था, इरिथ्रोपोएसिस। वो इरिथ्रोसाइट था, ल्यूकोसाइट था, दोनों बनता है उसी में। वो जो आरबीसी डिस्ट्रॉय जो होता है स्प्लीन, जिसको ब्लड बैंक कहते हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रॉय होता है वो लाइसोसोम में होता है, डिस्ट्रॉयड इन लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, जब सेल बायोलॉजी चर्चा करेंगे तो इंटरेस्टेड था इसलिए पहले शुरू कर दिया था, कुछ के बाद और चैप्टर के बाद ये। अब आकार की बात करते हैं तो ब्लड सेल में ही सबसे बड़ा होता है ये, ऐसे लार्जेस्ट इन साइज among the blood cells, मतलब रक्त कोशिकाओं में, जिसको आप ब्लड कर्व सेल्स भी कहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा ही आकार में होता है। तो ऐसे पूछता है, सबसे छोटा में प्लेटलेट्स होता है, तो उसको वैसे से अगर बाइनर है तो ऐसे हम ये कर देते हैं, WBC सबसे बड़ा, RBC उससे छोटा, और सबसे छोटा प्लेटलेट्स, जिसको बिम्बाणु कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन इसी रूप में भी होता है, आकार में ये सबसे बड़ा, उसके बाद RBC यही सबसे छोटा। ऐसे में ऐसे पूछा सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो स्वाभाविक है ये बीच में होगा। एक फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में ही बता दिए। तो अब इसकी संख्या जो होती है RBC के तुलना में, और ऐसे करें कि WBC और RBC का अनुपात जो होता है, सीधे पूछता है ये 600। ये आप देखेंगे सब क्वेश्चन के फॉर्म में बोल रहे हैं, ये इसके तुलना में चाहे इसके रेस्पेक्ट में ये जैसे वैसे ही रहता है। तो एक होगा तो इसका 100 गुना अधिक ये होगा। कितना होता है सो बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में, आप देखे होंगे। RBC की संख्या मेल फीमेल में अलग अलग होती है, लेकिन मेल में फीमेल में जब तक वो प्रौढ़ावस्था में महिलाएं नहीं आती, यानी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्की लिखा हुआ है, पिछले वीडियो का आप देख लेंगे। कम सबको एक जगह एडजस्ट करके पढ़ेंगे तब पूरा आपको सब चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये WBC को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। WBC जो है ये ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुल्स मीन्स दानेदार, भी इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें कोई दाना नहीं, तो मतलब इसको रवादार बेरवादार भी बोल सकते हैं, बोला जाता है। यानी इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेनुल्स मतलब इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसी का जो हिस्सा है आप लोग, जो हमारे व्यवहारिक जिंदगी में आप लोग जानते हैं, एसनोफिल, बेसोफिल
फील मतलब लविंग होता है, टू अट्रैक्ट सम थिंग इल्स, ये होता है न्यूट्रोफिल्स। समझ गए? तब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अगर जगह की कमी है। तो ये एसिनोफिल जो होता है समान व्यक्ति में 2 से 3% होता है। ये जो होता है 0.5 से 1% होता है। ये जो होता है 60 से 70%। ये जो बढ़ जाता है तो इसी से हम लोग का स्नीजिंग, स्नीजिंग जिसको छींक आना, अस्थमा, दम जो मतलब फूलने लगता है, ये सब होता है। एलर्जी जिसको आप बोलते हैं, एलर्जिक डिजीज, डस्ट से ये ही बढ़ जाता है। ये टाइप 1 भी अगर शरीर में टाइप 1 की संख्या बढ़ जाती है तो ये भी बढ़ जाता है। तो ये इसका ये काम है। ये बेसोफिल सबसे कम संख्या परसेंटेज से ही आपको लग रहा है। बेसोफिल ये जो है हुकवर्म, ये सब जब डिजीज पढ़ेंगे, हुकवर्म बढ़ता है। चेचक अगर हो जाता है, चेचक की स्थिति में इसका अनुपात जो है प्रतिशत बढ़ जाता है। तो इसका जो काम है, मेन काम है टू ट्रांसपोर्ट हीपेरिन का नाम सुन बताए हुए हैं। हीपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल प्लाज्मा में रहता है, तैयार होता है लीवर में, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में बेसोफिलिया पहुंचाता है। और न्यूट्रोफिल सबसे अधिक संख्या में प्रतिशत लिखा हुआ है। तो इस पर हम जगह कमी है, ऊपर हम लिख रहे हैं सबसे अधिक संख्या में आपका न्यूट्रोफिल्स ही होता है। न्यूट्रल होता है, न एसिड लविंग न बेस लविंग। तो न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है? तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होता है 60 से 70%। हो गया? ये न्यूट्रल होता है, एसिड लविंग और बेस लविंग नहीं होता है। लेकिन इसकी संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है। जब कहीं पर कोई बीमारी से, ऑर्गेनिज्म से, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर हम सफ़र करते हैं तो यह क्या हो जाता है, वहाँ पर मतलब जंप कर जाता है या ट्रांसफ़र करके उसको कोशिश करता है उसको मारने का। तो प्रमुख रूप से फायदेमंद जो होता है, जिस समय आप ये देखते हैं टीबी, मलेरिया, टाइफाइड की स्थिति में ये क्या करता है, वहाँ पर पहुँच के उसको पहले ही कहा गया से WBC एक्ट है, ये मिलिट्री सेल या मिलिट्री फोर्स। तो ये अब इसका भी 2 भाग है, एक ग्रेनुलोसाइट का। तो एक ग्रेनुलोसाइट को ये नाम सुने होंगे, लिम्फोसाइट, ये मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट, इसी का दूसरा नाम है टी लिम्फोसाइट। हो गया? अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, तो सबसे पहले वो क्या करता है, आगे बताएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी। तो सबसे पहले जो है वो एंटीबॉडी जिसके शरीर में, अभी तो एंटीजन एंटीबॉडी की बात नहीं किए हैं, तो जो ऐसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक बी ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो को यूनिवर्सल डोनर कहता है, तो उसमें आएंगे हम। तो एंटीबॉडी इसको एक्साइट करता है। यही बीमारी को जो है, जो आपके शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश किया है फॉरेनर पार्टिकल के रूप में, तो एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी ये इसको एक्साइट करता है, ये एक्साइट करके यही जो है से मारने के लिए उसको एक्साइट करता है। तो ये यही जो होता है एड्स, जिसको HIV कहते हैं, HIV जो एक वायरल, एड्स जो वायरल डिजीज है, जिसके वायरस का नाम है HIV।
ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसको कहते हैं, तो यही जो है से इसमें लिम्फोसाइट मर जाता है। एड्स के रोगी जिसमें HIV पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं, तो इसमें लिम्फोसाइट ही मर जाता है, जिस कारण उसका शरीर जो है से ब्लड का सेल जो है से मतलब डिवाइड नहीं होता है, एक ट्यूमर के रूप में बनते जाता है। मोनोसाइट्स जो है, मोनोसाइट ये जो होता है 5 से 12% होता है। तो इससे जो बचता है, इससे जो बचता है आपके, इसका जो काम है, इसका काम है क्या करना, बीमारियों से जो ऑर्गेनिज्म है उसको मारना, और उसका जो मरे हुए जो डेड सेल है, डेड सेल का भक्षण करना। भक्षण करना मतलब इनगल्फ, अगर ये नहीं अगर इनगल्फ करेगा तो सड़ जाएगा, सर मतलब खराब हो जाएगा। तो ये ख्याल है, इसका मेन काम यही है, ये माइक्रो अटैक जो होता है उसके मतलब एंटीजन के प्रवेश के फलस्वरूप एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी जो है सो एक्साइट करता है लिम्फोसाइट का, ये तैयार जो होता है लिम्फ नोड्स में। जैसे ये देखते हैं लिम्फ नोड्स है, ये जो देखते हैं ये सब लिम्फ जहाँ जहाँ पर गांठ के रूप में, नोड का मतलब है होता है गांठ, तो जहाँ जहाँ पर गांठ बनता है ऊपर ये सेल तैयार होता है। इसका काम है मतलब मुख्य रूप से बीमारियों जो माइक्रो से होने वाली जो बीमारी है उसके सेल को मारना। मरे सेल को ये क्या करता है, इंगल्फ करता है, ये मतलब खत्म कर देता है। न करेगा तो क्या हो जाएगा, सेल डिचेरेट कर सड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्या चीज, WBC। WBC के बाद आता है तीसरा चीज जो प्लेटलेट्स, तीसरा ब्लड सेल है। तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसे हिंदी इसको बिंबाणु भी कहते हैं, रक्त बिंबाणु बोलते हैं। तो ये जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज एमोंग द ब्लड सेल्स। ये भी तुरंत बताया है कि सबसे बड़ा क्या है, WBC है, उसके बाद RBC है, इसके बाद सबसे छोटा जो है प्लेटलेट्स है। हो गया प्लेटलेट्स। इसकी संख्या जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होती है 2 से 5 लाख तक होती है। हो गया। या अभी जो बीमारी डेंगू जो फैला उसमें प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है। डेंगू फीवर जिसको कहते हैं, बोन फीवर जिसको हड्डी तोड़ बीमारी भी हिंदी में बोला जाता है, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या ये जो है 20 से 40 हजार तक आ जाता है। तो ये डेंजरस, इससे घटने लगता है तो डेंजरस होता है। इलाज में डॉक्टर बताते हैं वो अलग चीज़ है, वो मेरा काम नहीं है। ये अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो आपको नींद बहुत आती है, आलस लगेगा, पढ़ने मन नहीं लगता है, तो आप प्लेटलेट का लेवल देखवाएं। समान से मतलब बहुत नीचे आ जाएगा, तो ये सब कारण है। प्लेटलेट्स की कमी से नींद आती है, पढ़िएगा तो समझ में न तुरंत है, आज ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट हम आप नहीं हो पाते हैं, और जिसका अंतिम रूप है बहुत घट जाता है तो डेंगू फीवर होता है। समझ रही, वायरल डिजीज है। तो प्लेटलेट्स, ये तो प्लेटलेट्स का काम है। अब प्लेटलेट्स का मुख्य जो काम है हमारे शरीर में, ये तो एक्स्ट्रा चीज हो गया ना, ओकेजनली कोई जरूरी थोड़ी है जो डेंगू फैला है तो सबको डेंगू पकड़ ले, या फिर लाइफ में डेंगू पकड़ना कोई जरूरी नहीं है, तो एडिशनल चीज है। तो इसका मेन काम है प्लेटलेट्स का, जो पूछा जाता है वो ये कहिए इसको अकाउंटेबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग मतलब जिम्बार जो होता है वो मुख्य रूप से यही जिम्बार होता है। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए प्लेटलेट्स,
दूसरा चाहिए विटामिन के, विटामिन में हम लोग चर्चा करेंगे। मेटल में चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये चाहिए, समझ रहे हैं ना। प्रोटीन के रूप में क्या चाहिए, फाइब्रिन चाहिए, ये सारा चीज है प्रोटीन के लिए चाहिए। प्लेटलेट्स पीजी में बाहर होता है, सबसे आकार में छोटा है, जिसकी समान संख्या 2 से 5 लाख होती है, बहुत घट जाती है। तो समान अवस्था में जब कोई वायरल डिजीज से आप डेंगू से सफर नहीं कर रहे हो तब हमको क्या आलस लगने लगता है, पढ़ने में विद्यार्थी पढ़ने मन नहीं लगता है, नींद बहुत आती है वगैरह वगैरह, तो इसका प्लेटलेट का लेवल चेक करा दे। और जब ब्लड क्लॉटिंग की बात करती है तो मुख्य रूप से यही जिम्मेवार होता है, आकार में छोटा होता है और मतलब विटामिन के ये, और कैसे होता है ब्लड क्लॉटिंग उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है, सामान्य रूप में हम लोग का पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है, जिसमें आर्टरी और वेन की, जब हार्ट की बात, हार्ट चर्चा करेंगे जब टॉपिक पर आएंगे तो उसमें आर्टरी और वेन की बात करते हैं। इसमें ब्लड वेसल में प्रेशर, जो अभी बीपी बढ़ना घटना होता है, आर्टरी पर प्रेशर हो, वो सब चर्चा आगे हम करेंगे। अभी ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले, जैसा पिछले वीडियो में हमने बताया है कि हमारे आपका शरीर में कहीं कोई अंग कट जाता है तब रक्त जमता है या जमने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अंदर क्यों नहीं जमता है। तभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि हमारे शरीर के प्लाज्मा में जो उपस्थित रहता है हीपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, माने रक्त को जमने नहीं देता है। उसका नेचर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अभी भी चर्चा की है, पिछले वीडियो में भी आप देख लीजिएगा, उसमें ये अभी भी हमने लिखा है कि इसमें प्लाज्मा में तो सोडियम भी रहते हैं, पोटासियम भी रहते हैं आयन के रूप में, लेकिन ये जिम्मेवार मुख्य रूप से जो है यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन है। एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कैल्शियम की कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम और कैल्शियम आयन का मतलब ये जो है से कैल्शियम धातु है, ये सब रहता है, आयन के रूप में ही रहता है, लेकिन ये +2 के रूप में। क्यों से, तो केमिस्ट्री का चीज आप बोले जो इसका 20 होता है तो वैलेंसी 2 है, इसका 1 है, और तो केमिस्ट्री का चीज है। एक ख्याल रखेंगे, कैल्शियम नहीं बल्कि कैल्शियम आयन। तब ये होता क्या है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, प्लेटलेट को आपने क्या कहा है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का अर्थ होता है जब ये ईयर के संपर्क में आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। हो गया, फिर से बोल रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जब संपर्क में आता है, थ्रोम्बोकाइनेज, तो इसमें 2 स्थिति होती है। ये तो इसको पहले समझ, थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स है। पिछले वीडियो में बताया है कि हमारा अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं, जब हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है तो ब्लड फ्लो करता है तब वो जमता है। तो अंदर क्यों नहीं जमता है, तो अंदर इसलिए नहीं जमता है कि एंटीकोगुलेंट के रूप में हीपेरिन रहता है। हीपेरिन का नेचर क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो तैयार होता है लीवर में और जो रहता है प्लाज्मा में रहता है। हो गया, उसका ट्रांसपोर्ट जो करता है बेसोफिल कहता है, वो किसका है, ग्रेनुलोसाइट में एसिनोफिल, अभी तो चर्चा की है, ये हो गया। अब इसका जैसे ही ये कटता है तो वही ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड फ्लो करता है तो आप ऐसे समझिए, व्यवहारिक जिंदगी में जैसे असामाजिक लोग होते हैं, देखते हैं ट्रेन में कुछ नहीं है और बोल देगा ये बम है, तो बम से मरेगा कि ना, लेकिन कूद के लोग मर जाता है। वैसे कहीं भीड़ वाला जगह है,
सिनेमा हॉल में हो और आपसे कह दे जो अंदर बम रखा हुआ है, तो बम से क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन लोग डोर से क्या करते हैं, एट ए टाइम निकलते हैं तो एक दूसरे से रगड़ा कर ये फिर से मर जाते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ लिखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज है लिखा हुआ। एज का अर्थ होता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एज का अर्थ होता है इंजाइम। ऐसे किसी भी जिसको उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, ये एक्स कोई जो है वर्ड है, हो गया। और इधर जो लगता है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं आप लोग, उपसर्ग, और इधर जो लगता है उसको सफिक्स। सफिक्स मतलब प्रत्यय, समझ गए। तो किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में या सफिक्स के रूप में, या समझ गए। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं एज, तो ये एज जो है एज जो है से क्या है, सफिक्स है। सफिक्स मीन्स प्रत्यय, तो प्रत्यय किसी वर्ड में बाद में लगता है, तो इसका अर्थ होता है इंजाइम। इंजाइम पोटीशन ही पूछा था 30 तारीख को, जो बीपीएससी का पीटी का आपका परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा था इंजाइम का नेचर, तो प्रोटीनस इन नेचर, वो प्रोटीन से बना होता है। इंजाइम जो होता है बायो कैटालिस्ट होता है। हम थोड़ो एक साथ आप कई चीज सीखिए। तो ये एज लिखा हुआ है, तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है से ये तब निकलता है जब मेरा शरीर का कोई अंग कटता है, तब वो जब रप्चर करता है। रप्चर मीन्स एक साथ सब चीज निकलता है, प्लाज्मा भी, ब्लड सेल्स निकल रहा है, तो वो ब्लड सेल्स ये निकलता है तो रप्चर करता है। तो ये एक्साइट किसको करता है, ये देखिएगा, ये एक्साइट करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रो लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमने लिखा कि एज के रूप में कहीं पर लिखा हुआ है सफिक्स, तो इसका मतलब होता है इंजाइम। और फिर यहाँ पर दूसरा लिख रहे हैं, अगर सफिक्स के रूप में ओजन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इनएक्टिव, मतलब वो एक्टिव नहीं है, अक्रियाशील है। किस रूप में, ये भी जो है से सफिक्स के रूप में, प्रत्यय के रूप में। लेकिन यहाँ पर हम तीसरा ये लिख देते हैं, अगर ये प्रो लगा, प्रो किस रूप में हो, प्रीफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग, तो उसका भी अर्थ होता है इनएक्टिव। शायद समझ गए होंगे। ये 3 शब्द है, किसी भी वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में चाहे हिंदी वर्ड में, जिसको आप उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द से पहले लगता है, प्रत्यय उसको कहते हैं जो शब्द के बाद लगता है। उसी को इंग्लिश वर्ड में किसी इंग्लिश वर्ड के पहले जो जुटता है कोई वर्ड, उसको प्रीफिक्स बोला जाता है, और बाद में जो जुटता है उसको सफिक्स। हो गया। तो सफिक्स मीन्स बाद में जुटता है। तो सफिक्स के रूप में किसी भी वर्ड में ASE लगा हो तो इसका मतलब वो इंजाइम होता है। समझ गए। इंजाइम एक्ट एज ए बायो कैटालिस्ट, ये जैव उत्प्रेरक होता है। केमिस्ट्री में भी आप इंजाइम पढ़ते हैं, तो वहाँ जो इंजाइम भी कैटालिस्ट के रूप में, कैटालिस्ट का मतलब वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। निगेटिव कैटालिस्ट उसको कहते हैं जो प्रतिक्रिया के दर को घटा देता है, और जो पॉजिटिव उसको कहते हैं जो बढ़ा देता है। सीधे पूछते व्हाट डू यू मीन बाय कैटालिस्ट, इट चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि उत्प्रेरक से क्या तात्पर्य, जो तो प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देता है। पर ये ऑप्शन मानिएगा, प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देता है। जो बढ़ा देता है, घटा देता है, दोनों दर में परिवर्तन है, तो तीनों ऑप्शन रहता है। तो दर में परिवर्तन ला देता है, जो दर में वृद्धि करता है उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट, और जो घटा देता है उसको निगेटिव कैटालिस्ट। लेकिन हमारे बायो साइंस में, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में, ये इंजाइम एक्ट एज ए बायो कैटालिस्ट
और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन। बहुत कुछ हमने कह दिया। तो किसी भी इंग्लिश वर्ड में सफिक्स मतलब प्रत्यय के रूप में एज लिखा हो तो इसका मतलब इंजाइम, इंजाइम का क्या काम है हमने बता दिया। उसी तरह सफिक्स के रूप में ओजन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इनएक्टिव है। और किसी भी इंग्लिश वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में जो पहले लगता है, उपसर्ग प्रो लगा हुआ है, तो भी इसका मतलब इनएक्टिव होता है। अब यहाँ तक ठीक है। अब ये जो है थ्रम्बो, जो ये थ्रम्बित इंजाइम है, प्रो है, तो ये प्रो मतलब क्या है? इनएक्टिव है ना। तो इसको ये जैसी मिला तो क्या कर दिया? एक्टिव किया। तो एक्टिव किया, लेकिन ये पूरा एक्टिव नहीं। जैसे नहीं होता आप ही को कोई चीज सूचना मिलती है तो थोड़ा सोचते हैं चलो, लेकिन जब वही बार बार कोई आपको बम्बार्ड करता है, प्रहार करता नहीं हो रहा, तब आप ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये पूरा पूरा एक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब इसी में कैल्शियम आयन मिलता है, तो कैल्शियम आयन होता कहाँ है? कहाँ होता है? तो प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या है? साल्ट के रूप में या मेटल के रूप में अभी चर्चा की है। सोडियम भी, पोटासियम, कैल्शियम। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए सोडियम पोटासियम जिम्मेदार नहीं होता है, शरीर को एक्टिव रखता है। शरीर को एक्टिव माने एक्साइट रहता है। सोडियम पोटासियम का साल्ट आप लेते हैं तो जैसे आप नमक के घोर का पी लेते हैं, बहुत सारा जो आता है आयोनाइड चीज, तो क्या शरीर को एक्टिव रखता है। लेकिन क्लॉटिंग के लिए मुख्य रूप से ये जिम्मेदार है, कैल्शियम आयन के रूप में। अब इससे तो एक्टिव हुआ, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन जब ये थोड़ा एक्टिव हुआ, जब ये इसको कहा जाए ऐसी काम है करना, तब ये दोनों मिलता है। तो ये दोनों मिलके क्या कर दिया? ये भी एक्टिव किया और ये भी एक्टिव किया, तब ये क्या बन गया? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनेजेन, इसको ऐसे लिखते हैं, पच हो जाएगा, इधर लिख रखते हैं। अब तीसरा स्टेप में जो है वो क्या हो गया? थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। ये जो बता चुके हैं कि प्लाज्मा में क्या रखता है? फाइब्रोनेजेन। अब फाइब्रोनेजेन क्या है? ये प्रोटीन है, कई बार बोले हुए हैं। यही प्लाज्मा में से फाइब्रोनेजेन निकाल दिया जाता है तो सीरम बनता है। सीरम के अध्ययन को सेरोलॉजी शुरू में ही बताए थे। तो फिर इसमें देख रहे हैं ओजन लगा हुआ है। ओजन लगा, ओजन का मतलब है क्या? इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही ये फाइब्रोनेजेन थ्रोम्बिन से मिलता है तो इसको ये एक्टिव किया, दोनों मिलकर ये पूरा एक्टिव है। अभी ये जो इनएक्टिव था फाइब्रोनेजेन, ये क्या था? इनएक्टिव था, मतलब ये जागरूक नहीं था। जब इससे मिला थ्रोम्बिन, इसको दोनों जगा दिया। तो जैसे ही फाइब्रोनेजेन से बनता है कौन चीज? फाइब्रिन। यही फाइब्रिन बन गया। यही जो है से नेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जाल के समान ये संरचना बना देता है। कौन चीज? फाइब्रिन। इसी में आके जितना सारा ब्लड सेल्स जो है वो आके क्या करता है? इंटेंगल माने उलझ जाता है, यानी रक्त जम जाता है। आई होप समझ गए होंगे। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से कौन चीज? थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। अंदर क्यों नहीं जमता है? उसमें एंटीकोगुलेंट के रूप में हिपेरिन रहता है। हिपेरिन का नेचर क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो, ब्लड प्लाज्मा में रहता है। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट, जैसे ही थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स एयर के संपर्क में आता है तो हिपेरिन काम करना छोड़ देता है। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं तो वो काम करना छोड़ देता है, एयर के साथ जो मर जाता है तभी जो वो जमता है। तो और भी हम बताए थे पिछले वीडियो में कि हम आपको जो कोई इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन जो कोई लिक्विड के रूप में आप वायल में 2 ml 5 ml का जो जज पर आपके रिक्वायरमेंट जरूरत के हिसाब से डॉक्टर देते हैं। तो
देखिएगा कि एयर टाइट करके देता है, एयर टाइट ऐसे करके मारेगा उसमें एयर बुलबुला निकल जाए। बाय द वे एयर टाइट करके नहीं वो पुश करता है तो एयर चला जाता है, तो वही आपका जहाँ पर इंजेक्ट करता है नीडल पुश करता है वहाँ पर फूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर चला गया, एयर चल गया तब क्या है, एयर चल गया तो हीपेरिन जो वो काम करना, जो उसका काम है रक्त को ब्लड वेसल से जमने नहीं देना, लेकिन एयर के संपर्क में जैसे ही आता है वो मर जाता है, वो अपना काम करना छोड़ देता है। तो आपने एयर इंजेक्शन के थ्रू शरीर में दे दिया तो एयर चल गया, तो क्या कर दिया, वो जो रक्त को जमने नहीं दे रहा था वो काम करना था छोड़ दिया हीपेरिन। अब काम करना छोड़ दिया तो एयर मिल गया तो क्या होगा, क्लॉटिंग शुरू होगा, क्लॉटिंग में जमना तो आपका क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूल जाता है तो जल्दी जल्दी में जो कंपाउंडर है आप जो समझते हैं तो उसको सेधते हैं या जल्दी दबाते हैं, तो धीरे धीरे एयर जब डायलेट कर जाता है, निकल जाता है, तब अगर बहुत एयर चला गया तो फूल के घाव का रूप धारण कर लेता है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये थ्रोम्बोसाइट जैसी एयर के संपर्क में आता है थ्रोम्बोप्लास्टिक बना देता है। जब हमरा आपका कटता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कटता है तो एक साथ ब्लड एंड कर्व सेल सब एक साथ क्या करते हैं, निकलते हैं। तो उसी में ये जो है से रैप्चर कर जाता है, रैप्चर मीन्स फट जाता है, तो उससे इंजाइम निकलना शुरू करते हैं। एएसई का मतलब होता है इंजाइम। तो इंजाइम का क्या काम है, बायोकैटालिस्ट है, माने कि शुष्क को इनएक्टिव को एक्टिव करता है। तो किसको एक्टिव करता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये एक्टिव करता है लेकिन वो पूरा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब थोड़ा वो एक्साइट होता है फिर भी मतलब वो पूरा काम नहीं करता है। लेकिन जब उसको क्या मिलता है, कैल्शियम आयन से भेंट होती है। तो कैल्शियम आयन कहाँ है, प्लाज्मा में है। तो प्लाज्मा में बताए हुए सोडियम पोटासियम कैल्शियम आयन के रूप में, आयन के रूप में मतलब एक्टिव है ये। तो क्या है, जब ये दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, इसके रेस्पेक्ट में ये आगे करता है तो थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन किससे मिला, फाइब्रोनोजन से। फाइब्रोनोजन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कहाँ रहता है, ये ओजन का मतलब लिखा है, इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव है तो थ्रोम्बिन इसको एक्टिव कर दिया, तब फाइब्रोनोजन बन गया कौन चीज, फाइब्रिन। अब फाइब्रोनोजन कहाँ रहता है, प्लाज्मा में रहता है। तो फाइब्रिन अंतिम रूप से नेट लाइक स्ट्रक्चर जाल में बना देता है, जिसके फलस्वरूप इसी जाल में आके जितने सारे ब्लड सेल्स जो है से उलझ जाते हैं, यानी रक्त जमना शुरू हो जाता है, यानी बहना जो है वह रुक जाता है। और इसी के लिए डॉक्टर जो है सामान्य लोगों को ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है, तो इसी के लिए डॉक्टर जो है और कोई नहीं तो सर्जन छोटा बड़ा ऑपरेशन भी वो करते हैं, तो देखते हैं, लिखते हैं आपके जांच में लिखते हैं, वो लिखते हैं क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट में लिखिए, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो होता है 1 से 5 मिनट होता है। यही जानना चाहता है आपका सर्जन। सर्जन एडवाइस देते हैं, या तो लिखेंगे BCT और नहीं तो शॉर्ट में यही CT लिखते हैं। इसका मतलब क्या, ब्लड क्लॉटिंग टाइम वो जानना आपसे चाह रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ये नहीं शॉर्ट में लिख देगा था क्लॉटिंग, तो वो देख लेते हैं जो कोई अगर एबनॉर्मेसी आपके शरीर में है, रक्त समय से नहीं बनता तो ऑपरेट नहीं करेगा, नहीं तो खोल देगा, ब्लड जम ही नहीं, रुकिए नहीं रहता, शरीर से निकले तो क्या होगा, अल्टीमेट कौन रिस्क लेगा। तो इसलिए कोई भी छोटा बड़ा सर्जन छोटा भी ऑपरेशन करेगा तो पहले तो सिंपल में BCT या CT लिख कर देख करता है। तो सामान्य रूप से हमारा ये क्लॉटिंग टाइम 1 से 5 मिनट है। इससे अगर बढ़ जाता है तो उसी एबनॉर्मेसी में होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा हेमोफीलिया को बीमारी में पढ़ेंगे तो समथिंग कटिंग एक्सेस ब्लीडिंग जो होता है एक्सक्लूसिवली मेल में होता है, बाधक कैरियर का काम है, महिला बीमारी पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो ये आपका ब्लड क्लॉट हो गया है। ब्लड क्लॉटिंग के बाद ब्लड ग्रुप की बात होती है। तो ब्लड ग्रुप बस 5-10 मिनट में ये ब्लड ग्रुप
ये जानिए ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन से होता है। समझ में आ गया? तो ऐसे देख लीजिए, ब्लड ग्रुप में दो तरह का एक पार्ट है। एक है एंटीबॉडी का नाम सुने होंगे, और ये जो है एंटीजन होता है। एंटीजन एक प्रकार का एज ए ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में ये कंजुगेट प्रोटीन है। एंटीजन जो होता है, ये एंटीबॉडी कहाँ होता है? प्लाज्मा में बनता है। ये एंटीजन जो है ब्लड है क्या? ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में एक्सक्लूसिवली जो है इन आरबीसी। ये आपसे पूछेगा जो एंटीजन की पहचान किससे? ब्लड सेल्स की प्लाज्मा से। तब फिर आप क्या कर देंगे? ब्लड सेल्स, लेकिन लिख दिए ब्लड सेल्स तो आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों होता है, लेकिन एंटीजन जो होता है वो पाया जाता है किस में? आरबीसी में। आरबीसी में एंटीजन के जांच से ही ब्लड ग्रुप का हमारा पता लगता है। समझ गए? और एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में होता है, और यही एंटीबॉडी सबसे पहले एक्टिव करता है। अभी जो आप चर्चा की है लिम्फोसाइट को, जो मारो बीमारी जैसे ही मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में वो फॉरेनर पार्टिकल के रूप में शरीर में अटैक किया था, सबसे पहले एंटीबॉडी। यही एंटीबॉडी जो होता है, ये आगे बता रहे हैं ब्लड ग्रुप में, तो ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जिस कारण यही कारण है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुष या महिला अपेक्षा के ज्यादा बीमार पड़ते हैं, और ओ ग्रुप वाले में जो होता है उसमें दोनों प्रकार के ए बी जो होता है, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए, वो अपेक्षाकृत कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं जो उसको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब दोनों को कॉमन जितने सारे सरकमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं, जैसा हाइजेनिक इंजाइक, तो वो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ए बी वाले ज्यादा सफर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो क्यों? वही आप चर्चा कर रहे हैं। तो ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में, एंटीजन क्या है? ब्लड सेल्स में। एंटीजन है क्या? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको अलग है, ग्लाइको जब प्रोटीन है, ये कंजुगेट प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन जिसको कहते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबिन, ये सब जो है वो सिंपल प्रोटीन है। प्रोटीन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये और ब्लड ग्रुप की, और इतना तो आपको जीएस में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप की जो जांच की जाती है वो एंटीजन से होती है, और एंटीजन किस में होता है? आरबीसी में। आप पहले तो इसको आप समझ ले, तब ये चर्चा करेंगे। तो ये ब्लड ग्रुप की बात जो की जाती है, ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन से किया जाता है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया, जो आरबीसी में पाया जाता है। ये आपका पर्पस इतना ही से सॉल्व हो जाएगा। तो आरबीसी में किए किस रूप में? तो ग्लाइको प्रोटीन के रूप में ये पाया जाता है, जो एक संयुक्त प्रोटीन है, कंजुगेट प्रोटीन। ये भी हमने कह दिया, प्रोटीन जब आप पढ़िएगा। अब ये ब्लड ग्रुप की जानकारी सन ये 1900 एडी में, ईस्वी में लैंडस्टेनर, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर भी हैं, जीव वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि मानव के शरीर में ब्लड जो है अनेक, एक किस्म के नहीं अनेक किस्म के पाए जाते हैं, जिसको प्रमुख रूप से
4 वर्गों में बांटा गया है और उसमें पाए जाने वाले एक खास प्रकार के प्रोटीन जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, उससे बना एंटीजन होता है और एंटीजन के उपस्थिति के आधार पर ही मानव के ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया है। आई होप समझ गए होंगे। तो ब्लड ग्रुप सीधे में रखे एंटीजन पर, बार बार बोल रहे हैं, यही परीक्षा में आता है, इतना आपको जरूरत नहीं है। तो ब्लड ग्रुप आपका कौन कौन है, क्या ऐसे कर लीजिए। ब्लड ग्रुप ये क्या हो जाएगा, एंटीजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। इतने पर रोक देते हैं और इसमें और लंबे कोई कैसे मैकेनिज्म इसका समझाएंगे। तो पहला जो ब्लड ग्रुप है आपका क्या है, ए है, तो इसमें ओनली ए एंटीजन होगा। तो इसमें जो होगा ओनली बी हो गया, शेप बता देते हैं। इसमें जो होता है बी है, तो इसमें ओनली बी एंटीजन होगा, तो इसमें ओनली ए एंटीबॉडी बनेगा। इसमें ए बी, तो इसमें क्या होगा, ए एंड बी दोनों हो गया, तो इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। समझ गए, इसका मैकेनिज्म हम बता देंगे। और एक चौथा है आपका ग्रुप क्या है, ओ, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन एब्सेंट। तो ये जो होगा एंटीबॉडी कौन होगा, बोथ एंटीबॉडी का मतलब ए एंड बी दोनों हो गया। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी जो बोले हैं ए और बी में, तो इसको एंटीबॉडी कोई बनाते ही ज्यादा सफर करता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी बनता है। और इसका हम शेप बता देंगे, थोड़ा देख लेते हैं। ये खत्म हो गया है। फिर दोहरा देते हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन से होता है। एंटीजन जो है ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसका नेचर क्या है, तो ये प्रोटीनस इन नेचर, प्रोटीन से बना होता है और सिंपल नहीं, ये कंजुगेट प्रोटीन से। कंजुगेट प्रोटीन वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना। ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर ही मानव के रक्त कणों को 1990 में लैंडेस्टर नामक ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एक डॉक्टर ने मानव के ब्लड को 4 वर्गों में या समूह में बांटा। वो वर्ग कौन है, ए बी ओ, ये आप सब जानते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो ए होगा उसमें एंटीजन केवल ए होगा और उसका एंटीबॉडी ओनली बी, स्मॉल बी बनेगा। बी जो है ओनली बी, उसमें ओनली ए। एंटीबॉडी उल्टा, ए है तो बी है तो ए। और बी में क्या है, दोनों प्रकार का एंटीजन है, तो इसमें कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनेगा। समझ रहे, ए था तो बी बना था, बी था तो ए बना था, लेकिन दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। कोई एंटीबॉडी अभी बताया है ना कि कोई बीमारी से माइक्रो से हम लोग सफर करते हैं तो सबसे पहले एंटीबॉडी ही एक्साइट करता है किसको, लिम्फोसाइट को, जो टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। वो उसको क्या करता है, अटैक करके मारता है। और मारता है, जो मरा हुआ जो चीज है उसको इनगल्फ करता है मोनोसाइट। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है, वो ए ग्रेनुलोसाइट माने बेर रवादार जो है WBC का एक भाग है। समझ गए।
अब मोनोसाइट जो इनगल्फ करता है उसको सड़ने से बचाता है, तो अगर चर्चा थे सब एक दूसरे से इंटरप्रेट करके आप समझेंगे। अब ए बी में ए बी दोनों है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो इसमें क्या माने दोनों ए एंड बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते। यही कारण है कि वो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक RH फैक्टर भी हो, आगे बताएंगे, तो वो यही कारण है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो सिंपल में जो आप पढ़ते हैं, आप सब लोग जो परीक्षा में आता है, तो ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो क्यों वो किसी से ले सकता है, इससे तो ले ही सकता है, क्यों? इसलिए कि उसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनता है, और वो जो है से किसी को दे सकता है, इसलिए किसी में उसका एंटीजन होता नहीं है। तो ये तो हो गया परीक्षा के लिए, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में यही कारण है कि कोई एंटीबॉडी ए बी वाले में नहीं बनता है। यही कारण है कि वो अपेक्षाकृत अन्य ब्लड ग्रुप वालों के तुलना में ज्यादा वो किसी बीमारी से सफरर होते हैं। तो सफरर का ऐसा मतलब है ग्रुप ये नहीं, ये सारे चीज को आप कांस्टेंट कर दें, सेम हाइजेनिक, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खाना पीना सब कुछ हो, वैसे ही कोई इन्फेक्शन या मतलब एपिडेमिक फैला हुआ है कोई, तो उसमें वो ज्यादा सफर करेगा, उस पर ज्यादा अटैक करेगा। ऐसा नहीं इसका अर्थ चले ये वाले बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन सारे सरकमस्टांसेस, सारे परिस्थितियां को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, सेम हाइजीन, स्वास्थ्य वही खाना पीना वही, सराउंडिंग वही, वायु वही, भोजन वही, पानी सब कुछ, अब कोई एपिडेमिक फैला हुआ है, इसको महामारी आप बोलते हैं। कोरोना तो पेंडेमिक था, ग्लोबल लेवल का, सब बायोलॉजी का टर्म है। तो एपिडेमिक का मतलब किसी क्षेत्र विशेष ना, पेंडेमिक मतलब ग्लोबल लेवल पर। कोरोना पेंडेमिक था, समझे रहे, कोलरा ये सब जो है ये एपिडेमिक है, महामारी है, ये सब जो है। तो यही कारण है कि अगर सब सरकमस्टेंस, सारे परिस्थितियां को, चाहे भौतिक हो, जैविक हो, सब कुछ हो, न्यूट्रिशनल हो, हाइजेनिक हो, सबको कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उसमें ए बी वाले ज्यादा सफर करते हैं, इसलिए कि उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, बनता ही होता नहीं, बनता ही नहीं। एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी बनने नहीं देता है, और ओ वाले सबसे कम सफर करते हैं, इसलिए कि उसमें दोनों प्रकार के ए और बी दोनों बनता है। दोनों का शेप कैसा होता है नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे। RH फैक्टर एक भी पढ़िएगा, तो RH फैक्टर, तो ये जो है जाके 1940 में जाके हिलेंडेस्टर एक बीनर जो है वो जीव वैज्ञानिक है, वो बंदर के ब्लड को उसका ग्रुप निकालते हैं, तो उसमें पॉजिटिव मिलता है, निगेटिव, और रिसस नामक बंदर जिसका उसको RH पॉजिटिव निगेटिव कहा जाता है। तो RH पॉजिटिव और निगेटिव वाले जो होते हैं तो उसकी चर्चा उसमें हम करेंगे। अगर RH पॉजिटिव RH निगेटिव वाले वाइफ हस्बैंड को शादी कर दिया जाए तो फर्स्ट उसका बच्चा होगा वो ठीक होगा, लेकिन दूसरा बच्चा जो होगा वो बहुत ही जल्दी मर जाता है, चाहे वो कोइटस जो होता है इम्ब्रो बर्बाद हो जाता है। तो उसके विकल्प के रूप में जो अर्ली मतलब समय पूरा होने से पहले उसका डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी करा के उसको, तो सब का टेक्निकल बायोसाइंस का चीज़ है, मेडिकल साइंस का, लेकिन जहाँ तक हमें जो कुछ ज्ञान है हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में लाने का। और तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है तब इसको हम बताएंगे, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। जब आप देखेंगे तो एंटीजन, अभी वहाँ पर हम जब चर्चा करेंगे, एंटीजन का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और एंटीबॉडी का जो शेप होता है वो ये वाई शेप होता है। ये चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एंटीजन, अगर एंटीजन ए है तो क्या हो गया, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे हम अच्छा से उस समय करेंगे। तो इसमें एंटीबॉडी कौन बनाएगा, एंटीबॉडी बी हो जाएगा, ए का बी होगा। अगर एंटीजन ए है इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसमें एंटीबॉडी क्या बनेगा, बी बनेगा। तो इसी में जो है ऐसे रूप में रहता है ऐसे। तो ये एंटीजन का शेप स्फेरिकल होता है, एंटीबॉडी का वाई शेप होता है। ये चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।